अल्केन्स के बारे में देखें तो अल्केन्स के बारे में क्या मालूम हुआ? व्हाट वी लर्न अबाउट अल्केन्स इज, कैन यू टेल that if methyl proton, methylene proton and methane proton is there इन, तो क्या होता है, कौन सा प्रोटॉन जाता है हाईएस्ट वैल्यू पे? ये जो हाइलाइटेड बॉक्स है उसमें देखिए, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रल एनालिसिस बॉक्स फॉर अल्केन। तो जब भी ऐसा रहा, ये पैटर्न जो बोल्ड में बताया आपको है ना, बोल्ड हाइड्रोजन दे अपीयर एट द हायर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट लेट अस गो फॉर अल्कीन। अल्कीन का स्पेक्ट्रल, हमको सिर्फ ये बॉक्स को फोकस करना है। तो अल्कीन का जो प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन जो sp2 कार्बन को बॉन्डेड होता है, दैट प्रोटॉन अपीयर इन द एनएमआर स्केल, in the NMR scale between this range 4.5 to 6.5. It's a very nice value to remember, crude value, ठीक है। और अगर अलाइलिक प्रोटॉन हो, यानी कि ये प्रोटॉन जो कि sp2 कार्बन को अटैच्ड हो, उसकी रेंज क्या है? 1.6 to 2.6. दिस इज द रेंज फॉर दैट। ओके, तो ये रिमेंबर दिस टू वैल्यूज आर देयर। इफ यू फाइंड एनी, जब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम और आपको अगर कोई वैल्यू इस रेंज में मिलती है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोटॉन sp2 कार्बन को अटैच प्रोटॉन है, लेकिन वो अल्किन का प्रोटॉन है, नॉट एरोमेटिक प्रोटॉन। एरोमेटिक का तो और ज्यादा मिलता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ NH2। आई थिंक यू गॉट इट, फाइन। कपलिंग बिहेवियर देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कपलिंग बिहेवियर के 3J कपलिंग ट्रांस एंड 3J कपलिंग सिस। अगर अल्किन के दो प्रोटॉन्स की पोजीशन कैसी हो, इफ दे आर सिस, तो उनकी वैल्यू जो आती है कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 6 to 15 आती है। और अगर दो प्रोटॉन ट्रांस हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? यस गुफरान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रोटॉन? यस मिस्टर गुफरान, कैन यू टेल दैट वैल्यू रेंज? 11 to 18. Yes, 11 to 18. If you imagine the structure of fumaric acid and imagine the structure of malic acid, so fumaric acid and malic acid, two structures are there. So what do you think about it? Which is a trans, which is a cis? Yes, can you imagine that? Yes, it's very easy. In the last lecture we have discussed this point. Fumaric acid, if you think, and if you think malic acid, fumaric acid is a trans and malic acid is a cis. So by taking the NMR स्पेक्ट्रम ऑफ फ्यूमेरिक एंड मैलिक, उनके प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में कोई चेंज नहीं आता है। स्पेक्ट्रम में एग्जैक्ट वैल्यूज आती है, एग्जैक्ट वैल्यूज आती है। जैसे कि हम आपको बताएंगे, दे आर कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यू नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल ऑफ यू। हम अभी आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दिख रहा है कैमरा आप लोगों को? यस, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, दिख रहा है? ओके, ये देखिए, कैन यू सी दिस? यस, yes, okay, okay, right. So now this is what Alkanes. yes, ये फ्यूमेरिक एसिड है एंड ये मैलिक मैलिक एसिड है। देखिए दो एसिड्स हैं, इसको हम कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहचान नहीं सकते। नाइदर आईआर के सेम पीक्स आएंगे, कार्बन 13 के सेम पीक्स आएंगे। कितने सेट्स ऑफ प्रोटॉन है इसमें? यस, ये फ्यूमेरिक में बोलिए कितने सेट्स ऑफ प्रोटॉन है, बोल सकते हैं आप? फ्यूमेरिक एसिड में कितने प्रोटॉन है? यस, इज एनीवन?
यस 2. हाउ मेनी, यस 2 सेट्स। ये फिमेरिक एसिड में 2 सेट्स आएंगे। अब मैलिक एसिड में कितने सेट्स आएंगे? यस 2. वेरी गुड वेरी गुड। टू सेट्स, दोनों में 2 सेट्स आएंगे। दोनों में 2 सेट्स आएंगे, राइट, बराबर है। यस समझा तुम लोगों को? 2 सेट्स आएंगे, वेरी गुड। अब बताइए, दोनों में दो दो सेट है, दोनों में दो दो सेट है। If both of them having the two sets, तो how we can differentiate them? अगर आपको 2 सैंपल दिए, एक में फेमरिक एसिड का सैंपल, दूसरे में मैलिक एसिड का सैंपल, और दोनों भी लेबल नहीं है, अनलेबल्ड है, और हाउ विल यू डिफाइन? यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम। बट इफ यू नो, इफ यू गो टू द coupling constant, as I said you in many lectures, if by using coupling constant we can resolve many issues of structural determination of organic compound। तो आप बताइए कि इन दोनों में कपलिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा रहेगा? यस दिस द मैलिक एसिड, ऑल ऑफ यू सी दिस इज अ मैलिक एसिड, इट इज अ फ्यूमेरिक एसिड। तो बोलिए किसका रहेगा ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट? Trans. फ्यूमेरिक और मैलिक? Fumaric. क्या यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको फ्यूमेरिक कौन सा है और मैलिक कौन सा है? यस मिस्टर गुफरान, कंफ्यूजन में क्यों होते हैं मिस्टर गुफरान? Sir, fumaric. Fumaric. Yes, the structure is there, name is there, so you should see now. You should see here. So you should see. Okay, fine. Fine. Okay, right. Fine. Let us go for now. So you got it. How we can use the coupling constant? तो ये एल्कीन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो आप। नंबर 1 क्या है? सिस ट्रांस, यानी आप अल्कीन कौन सा है वो भी मालूम कर सकते हो, सिस है या ट्रांस है। ओके यस ओके फाइन, सो यू गॉट इट। यस बाकी इतनी ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एरोमेटिक कंपाउंड्स देखते हैं हम, और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है ड्यू टू एनाइसोट्रॉपी उनमें क्या होता है, दैट गोज टू द हायर वैल्यूज। ओके नाउ सी, ये देखिए, ये एक आपको अल्कीन दिया है, अल्कीन। यस नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कीन? नेहा, आर यू देयर विद अस? 2 मिथाइल 1 पेंटीन। ओके ये 2 मिथाइल 1, यस 2 मिथाइल 1 पेंटीन में हाउ मेनी sets of proton you are expecting? Yes, can you tell? 5 set, very good, 5 sets are expecting, and 5 sets A to E, right, you're right। ये किसकी वैल्यू है? यस 0 पे, यस दैट इज TMS, टेट्रामिथाइल सेलेन। अब देखिए सबसे कम वैल्यू जो है वो ये एक ही आएंगी, ये मिथाइल और ये मिथाइल, 2 मिथाइल है, यानी हमको स्ट्रक्चर देखकर क्या एनालाइज करना है ये समझना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं दो मिथाइल, ए मिथाइल ए एंड मिथाइल सी। मिथाइल ए एंड मिथाइल सी, मिथाइल ए एंड मिथाइल सी देखिए आप कि मिथाइल ए जो है वो किसको अटैच्ड है, CH2 को अटैच्ड है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और मिथाइल सी किसको अटैच्ड है, sp2 कार्बन को अटैच्ड है। तो यही हमको समझ में आना चाहिए। यस, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू लर्न हाउ सी। देखिए अभी हमने जो पढ़ा है ना, ये यहाँ पे एल्कीन में जो जस्ट नाउ वी हैव लर्न इस सीरीज में, कि ये जो प्रोटॉन है ये इसे कहते हैं एलिलिक प्रोटॉन, एलिलिक कार्बन है ना, ये वो कहाँ से कहाँ तक आता है, दैट रेंजेस फ्रॉम 1.6 to 2.6। तो ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे सी, ये मिथाइल का जो प्रोटॉन्स है दैट इज एलिलिक प्रोटॉन। यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिलिक प्रोटॉन। द प्रोटॉन्स व्हिच आर अटैच्ड टू एलिलिक कार्बन, द प्रोटॉन्स व्हिच आर अटैच्ड टू एलिलिक कार्बन called as allelic proton, called as allelic proton। This allelic proton which are attached to allelic carbon, they appear कहाँ से कहाँ तक, 1.5 to 1.6 to 2.6, और 1.5 से 2.5, ऐसा भी याद रख सकते हो आप। क्रूड वैल्यू ये देखिए 1 के ऊपर आ गया। और ये जो मिथाइल है CH3 मिथाइल, ये कहाँ पे आता है, जो sp3 कार्बन को अटैच्ड है वो आता है बिलो 1। हमने देखा है एल्केन के एनालिसिस में। सो दैट इज अपेयरिंग बिलो 1। मुझे बताइए ये जो मिथाइल प्रोटॉन है इसका स्प्लिटिंग कैसा रहेगा, बोलो व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए। उसकी होंगी n+1 रूल यूज करके। क्या होंगी मल्टीप्लिसिटी, दैट इज n+1। हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन अ नेबरिंग कार्बन, 2 प्रोटॉन्स, एंड हेंस n+1 is 2+1 इज अ ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ट्रिपलेट। सिमिलरली इफ यू थिंक अबाउट बी प्रोटॉन, ये कार्बन बी सेट, तो बी सेट को कितने नेबर्स है, राइट में भी नेबर है, लेफ्ट में भी नेबर है। राइट में 2 नेबर है, लेफ्ट में 3 नेबर है, टोटल 5 नेबर्स है। तो n+1 के हिसाब से 6 लाइंस स्प्लिट होना चाहिए। यू कैन सी हियर 6, देखिए ये देखिए 6 लाइंस फॉर बी प्रोटॉन। उसके बाद में देखिए इसमें अभी हमको एक बात समझना है कि इस कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 2 एलिलिक प्रोटॉन्स के सेट है, एक CH3 का सेट है और एक CH2 का सेट है। यू गेटिंग माय पॉइंट, एक CH3 का सेट है और एक सेट CH2 प्रोटॉन्स का है। दोनों भी एलिलिक है, एलिलिक प्रोटॉन्स है। तो अब आप सोचिए और आप बताइए कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि मिथाइल प्रोटॉन, मिथिलीन प्रोटॉन एंड मिथीन प्रोटॉन, इन तीनों में अब ये 2 है यहाँ पे, मिथाइल एंड मिथिलीन। इन दोनों में किसकी हायर वैल्यूज आती है, CH2 और CH3, it is CH2, it is CH2, and we discussed this in the last lecture। So therefore D का जो पीक है वो आगे आएगा C के, C का पहले आ जाएगा। तो देखिए C का पहले आ गया और वो सिंगलेट है बिकॉज नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है। और D का कहाँ चला गया, उसके बाजू में चला गया। और D का क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा, क्योंकि उसके नेबर में 2 प्रोटॉन। अब बात करते हैं ये ई प्रोटॉन की। ई प्रोटॉन, ई प्रोटॉन कहाँ पर अपेयर हो रहा है, ई प्रोटॉन ये यहाँ पे अपेयर हो रहा है एज ए CH2 की। ठीक है, यू गॉट इट, यस फाइन। नेक्स्ट जो है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं।
याद रखिए जितने भी ऐसे प्रोटॉन जो एरोमेटिक रिंग को अटैच्ड है, जितने भी प्रोटॉन्स, रिमेंबर द पॉइंट, जितने भी प्रोटॉन्स हैं जो एरोमेटिक रिंग को अटैच्ड हैं, उनकी पीक कहाँ पे आती है, ये रेंज आप याद कीजिए। हमने सिंस वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू किया है और जब हमने वो स्केल देखा है, तो आपको क्रूड वैल्यू याद करना है। क्रूड वैल्यू अगर आपको याद होती है, क्रूड वैल्यू रेंज में, तो आपको कंबाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी जाती है। तो 6.5 टू 8.8 ppm इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है जो एरोमेटिक रिंग को अटैच्ड है, ये प्रोटॉन sp3 कार्बन है, इसे कहते हैं बेंजाइलिक प्रोटॉन। और जो भी प्रोटॉन जो sp2 कार्बन को अटैच होता है रिंग की, उसकी रेंज कितनी होती है, 2.5। बस याद अराउंड 2.5, ऐसे याद रखने का, अराउंड 2.5। ठीक है, कपलिंग बिहेवियर देखिए, ये कपलिंग बिहेवियर से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्थो है, मेटा है। सबसे कम हर्ट्ज वैल्यू जो है वो पैरा की आती है, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू, जब पैरा के प्रोटॉन्स दे आर नॉन इक्विवेलेंट, व्हेन द प्रोटॉन्स पैरा पोजीशंस दे आर नॉन इक्विवेलेंट, देन जे वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज वो 5 बॉन्ड डिस्टेंस हो जाता है। और 5 बॉन्ड डिस्टेंस पे क्या होता है, दो प्रोटॉन सेंसिंग उनकी एक दूसरे की स्पिन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो सबसे कम वैल्यू आती है। दिस इज व्हाट अबाउट द एरोमेटिक प्रोटॉन। ये एग्जांपल देखिए, ये प्रोटॉन जो है ये है बेंजाइलिक प्रोटॉन, CH3 वाला भी बेंजाइलिक प्रोटॉन है। दोनों में फर्क ये है कि एक CH3 एक CH2 है। हमको मालूम हो गया कि CH3 का प्रोटॉन 2.5 के अराउंड में आता है, ये 2 या 3 के बीच में समझिए, तो ये आ गया देखिए। और वो सिंगलेट आ रहा है बिकॉज क्योंकि उसका नेबरिंग प्रोटॉन कोई नहीं है। अब CH2 वाला जो प्रोटॉन है वो, उसको प्लस पॉइंट क्या है कि रिंग को अटैच sp2 कार्बन को, तो इसलिए वो इट विल गोस टू द हायर वैल्यू। सिमिलरली साथ में उसको क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अटैच्ड है, देयरफॉर ये बहुत ज्यादा वैल्यू पर जाएगा एंड इट गोस टू द अबव 4। दो फैक्टर्स ने काम किया है यहाँ पे। व्हाट आर द टू फैक्टर्स? एक फैक्टर ये है कि प्रोटॉन बी सेट जो है, ये बी सेट ऑफ प्रोटॉन्स वो रिंग को अटैच्ड है, एरोमेटिक रिंग को, इसलिए उसकी वैल्यू अबाउट 2 जाती है, जैसे कि CH3 को गई है। सेकंड पॉइंट क्या है कि उस CH2 को एक क्लोरीन अटैच्ड है, देयरफॉर वो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हमने देखा है कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमको याद है कि वो फैक्टर्स क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को या पोजीशन को डिफाइन करते हैं। नंबर 1 फैक्टर क्या था, हमने देखे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एटम, एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट, द हाइब्रिडाइजेशन, एंड थर्ड पॉइंट था एनिसोट्रॉपी। दूसरे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल डिसाइडिंग द केमिकल शिफ्ट पोजीशन। और ये सी सेट जो प्रोटॉन्स है, 4 प्रोटॉन्स के लिए आता है, ये मल्टीप्लेट हमने उसको कहा है। अगर आप उसको मैग्नीफाई करोगे तो आप उसको बाद में स्टडी कर सकते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन उसी के बारे में है। अल्काइंस की बात करते हैं, तो अल्काइंस का तो मतलब रेयर आइडिया होता है, यानी कि इसके बारे में ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं है। अल्काइंस को हम बेस्ट आयर से मालूम करते हैं, याद रखिए। आयर में 2 तरह के हमको पीक्स मिलते हैं। वन पीक इज व्हाट, दो तरह के पीक्स हमको मिलते हैं। वन पीक इज आयर की बात हो रही है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग मिलता है अराउंड 20 to 100, और ये CH स्ट्रेचिंग मिलता है अल्काइंस का टर्मिनल का 3300। तो ये उसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक पीक है आयर में। NMR में हम उसको ज़्यादा इतना हमको आइडिया नहीं रहता है, एक्सेप्ट टर्मिनल अल्काइंस। अगर टर्मिनल अल्काइन है तो इसकी रेंज 1.7 to 2.7 आती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ओवरलैप होती है अल्केन और अल्कीन को, इसलिए हम उसको इतना जज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आईआर अगर वैल्यू दी गई है तो फ्रॉम आईआर इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द अल्काइंस फंक्शन। आगे देखिए, ये अल्काइंस एग्जांपल दिया है, तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए 1-2 मिनट।
ताकि आपको कुछ समझ में आ जाएगा आइडिया इसके बारे में। देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए ऑल ऑफ यू। ओके फाइन, ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए। फाइन, ये yes, so you got it all of you? Yes, it is very easy to understand. Fine, देखिए आप, देखा आपने ए का सबसे कम ट्रिपलेट, बी का सेकंड नंबर पे, एंड सी का तो वही हमने जो कहा है रेंज 1.2 पॉइंट अराउंड 2 1.72, ये आ गया सी, और दैट इज सिंगलेट, व्हाई? बिकॉज ऑफ नो नेबरिंग प्रोटॉन। एंड डी का क्या आएगा? ट्रिपलेट आएगा, हाईएस्ट वैल्यू, सो यू कैन सी इट। तो ये सिंपल था। ओके, अल्काइल हेड्स का भी कोई इशू नहीं है, ये भी सिंपल ही है। अल्काइल हेड्स पे कैरेक्टरिस्टिक पीक्स नहीं मिलती है आईआर में, एनएमआर में। ओके, तो क्योंकि वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, यू कैन इजीली कैरेक्टराइज अल्काइल हेड्स। देखिए, ये सी एच दिया है इस चारों में, और साथ में उसके हेलोजन दिया अलग अलग, आयोडीन दिया है, फिर ब्रोमीन दिया है, फिर क्लोरीन दिया है, फिर फ्लोरीन दिया है। और हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आइडिया में कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो वो प्रोटॉन जो कि नियर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी केमिकल शिफ्ट भी बढ़ जाती है, याद रखिए, क्योंकि उसे कहते हैं डी शील्डिंग इफेक्ट। अगर आप ये पढ़ते हो, ये इंटरेस्टिंग से कभी कभी है, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप ये तो आपको याद करना पड़ेगा दिस रेंज, और ये आपको समझ लेना पड़ेगा। The chemical shift of a hydrogen atom attached to the same carbon as a halide atom will increase. Okay, this de-shielding effect is due to the electronegativity of the attached hydrogen atom. ठीक है, the extent of the shift is increased as the electronegativity of the attached atom is increased. Okay, this with the largest shift found in compound containing fluorine atom. ठीक है, तो आप लोगों को समझा ये पॉइंट कि हाउ वी कैन टेक दिस आइडिया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है एलिमेंट्स की, तो विद द सेम टाइम द व्हाट वी से the as we move forward, the as we know, as we observe, the electronegativity of the atom attached to the carbon containing proton increase, the value also increases. Fine, fine. Okay, so now see coupling behavior. तो अब इसमें हमको एक, हाँ, ये आपको नोट करना है, पूरे पूरे वैल्यूज में हमको ये नोट करना है, ये जो हम बताया कि ये जो दिया है 2J कपलिंग, ये हमने आपको बताया था व्हाट इज 2J 3J, यस और नो? यस, बताया था हमने 2J 3J 4J, यस और नो? यस, टेल मी। नो सर। यस नेहा? 2J 3J हमारा हुआ नहीं, हुआ डिस्कशन। मिस्टर गुफरान, यू वाज नॉट देयर इन द लेक्चर। ओके, यस नेहा, आंसर मी। 2J 3J किसको बोलते हैं? 3J कपलिंग किसको बोलते हैं? यस, आर यू देयर नेहा? यस, यस सिमरन, ठीक है, आप लेक्चर में उस दिन। यस, तस्लीमा वाज देयर। व्हाट इज 3J कपलिंग? नहीं हुआ है। अच्छा, कपलिंग कांस्टेंट नहीं हुआ है हमारा। कपलिंग कांस्टेंट हुआ है सर। आपने वो 2J 3J के बारे में बोले थे कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, ताकि आपको अच्छे से समझे। अच्छा, हाँ। यस नेहा? वो है कपलिंग कांस्टेंट सर, 2J यस, 3J के। यस बोलो। हाँ, मैंने तो अभी बोल दिया।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये हमने एग्जाम्पल दिया था। ये रिकॉर्डेड है मेरे पास लेक्चर, आई विल शेयर मीन्स आप देखिए यूट्यूब में जाकर। ये मैंने कहा नहीं था आपसे, ये मुझे एग्जैक्ट मुझे पेज नंबर याद है 132। ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, थ्री बॉन्ड से 3J कपलिंग बोलते हैं। और आप बोल रहे कि नहीं हुआ। मैंने कहा था कि हम डिटेल में लेंगे, बाद में आगे आएगा। ये देखिए, क्या हमने ये नहीं कहा था आपको? ये पूरा एक्सप्रेशन हुआ नहीं हुआ हमारा? ये टेबल पे हमने डिस्कस नहीं किया? ये इतना डिस्कशन हुआ है, लेकिन आप में लेजीनेस है, कोई क्या कर सकता है? यू विल से नॉट, नहीं सर पढ़ाया नहीं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरा। इसके बाद के 2 लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए थे हमने, लेकिन ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, मुझे पता है। तो ये कपलिंग, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग एंड ओरिजिन ऑफ स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, उसका मैकेनिज्म और कपलिंग कांस्टेंट हमने देखा है। ओके, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है। इथिल ग्रुप को भी हमने देखा था कपलिंग कांस्टेंट 2J 3J। मैंने कहा था कि जब 2 प्रोटॉन्स जो नॉन इक्विवेलेंट हो, तो उनमें जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है, वो बॉन्ड डिस्टेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं। ये देखिए, ये हुआ नहीं हमारा। ये ही मैंने आपको बताया था, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। आई नो दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड, सो मैं आपसे शेयर करूंगा। और फिर तुम लोग देखकर उसको पूरा देखकर बोलना मुझे कि सर बताया नहीं बताया। ठीक है, फाइन। चलिए, आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर आल्सो, ताकि तुम लोग बाद में प्रॉब्लम ना हो तुम लोगों को, ये नहीं हुआ। सो नाउ सी, अल्काइल हैलाइड्स की बात हो रही है। अभी मैं ये यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। तुम लोग जब तक इसको पढ़ोगे नहीं, जब तक तुम ये बुक्स खोल के देखोगे नहीं, तब ये तुमको कुछ समझ भी नहीं आने वाला है। आई एम टेलिंग यू, स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ता है। ये याद नहीं होती है, आपको उसको पढ़ना पड़ता है। कुछ चीजें याद करना पड़ता है, जैसे कि वैल्यूज याद करेंगे आप रेंज की, लेकिन जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक इसको आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं होगा, यानी समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, या तो आप इसकी वीडियोस देखिए, बहुत सारे अवेलेबल लोगों ने डाले हैं, वो देखो आप। लेकिन उससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जब तक कि आप खुद बुक्स ना पढ़ो। ये बेस्ट बुक हम आपको बता रहे हैं, पावे की बेस्ट बुक है। अब मैंने ये हाईलाइट किया है यहाँ पे। ये 2J की मीनिंग क्या है? 2J की मीनिंग ये है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन को, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है, और ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, यस मैंने क्वेश्चन भी पूछा था किसी को, ये 2 हाइड्रोजन का डिस्टेंस बताइए। मदिहा वाज देयर, शी टोल्ड दैट 3 बॉन्ड। Sir, I was also there. हाँ, हमने पूछा था आपको कि 2 हाइड्रोजन में क्या रेंज का डिस्टेंस कितना है। तो 3 बॉन्ड। तो मुझे बताइए, ये CH और फ्लोरीन में कितने बॉन्ड डिस्टेंस है? बोलिए। 2. 2 बॉन्ड डिस्टेंस है, इसलिए हमने कहा था सुपर स्क्रिप्ट आता है। कहा था नहीं कहा था हमने? बोलिए। Sir, फिर वही तो बताया हमने, बिकॉज आई नो कि हमने सीखा है ये। ओके, तो ये 2J कहाँ से आया? 2J आया, ये कार्बन का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये कार्बन को, तो 2 बॉन्ड, तो जिसका 2J कपलिंग। सो कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है। जब J की वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई है, यानी कि 2 लाइंस जो स्प्लिट हुए उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ये है कि उसमें फ्लोरीन है, और फ्लोरीन जिस कार्बन को अटैच्ड है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है। ये बात याद रखिए। ठीक है, उसी तरह ये कभी कभी 20 हर्ट्ज भी आता है, लेकिन 20 हर्ट्ज के बारे में अगर हम देखते, याद रखिए कि 18 हर्ट्ज मैक्सिमम वैल्यू हो गई। याद रखिए, लिसन केयरफुली। 18 हर्ट्ज जो है ना, प्रोटॉन एनएमआर में मैक्सिमम वैल्यू हो गई 18 हर्ट्ज। जब 20 या 20 के ऊपर जाता है, इसका मतलब वो फ्लोरीन से कपल हो रहा है प्रोटॉन, और इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा चली जाती है। ये वैल्यूज आपको बस इसी को नोट करना है अच्छे से, कि जब भी J की वैल्यू 20 के ऊपर चली गई, जैसे ये देखिए यहाँ पर 20 एंड 50, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोटॉन फ्लोरीन से क्या हो रहा है? फ्लोरीन से कपल हो रहा है। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए।
compound containing fluorine will show spin splitting due to coupling between the fluorine and the hydrogen on either the same or the adjacent atom. जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन एक ही कार्बन को अटैच होते हैं उसे कहते हैं 2J कपलिंग, जैसे कि यहाँ बताया है। और जब वो एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में इसमें J इज इक्वल टू 20 है, 3J इज इक्वल टू 20 है, दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट कार्बन पे दो एटम्स हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन वो कपल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन इज अ एनएमआर एक्टिव, ये हमको समझना है। ये देखिए सेंटेंस क्या है यहाँ पर, ये देख लीजिए। सेंटेंस फ्लोरीन हैज स्पिन ऑफ हाफ, और जिसकी स्पिन हाफ रहती है या नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होती है, वो तमाम एटम्स क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। लेकिन जिसकी जीरो होती है, जैसे कि आयोडीन और क्लोरीन ब्रोमीन की आई इज इक्वल टू जीरो, इसलिए वो कपल नहीं करते हैं, याद रखिए। ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, इसको आप याद कर लीजिए बराबर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये 4 सेट ऑफ प्रोटॉन्स है, इसके 4 सिग्नल्स मिल रहे हैं, और आप देखिए हम आपको दे रहे हैं 30 सेकंड्स इसकी मल्टीप्लिसिटी समझने के लिए। देख लीजिए, कुछ पॉइंट है तो पूछिए, कंफ्यूजन है तो पूछिए इसमें से। यस, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। यस, यू गॉट इट, बराबर है सब। इसकी सिग्नल भी इमेजिन कीजिए। जब तक तुम लोग इमेजिन नहीं करोगे, जो वैल्यूज हमने याद किया है, जो बताए हैं आपको, वो वैल्यूज आपके माइंड में रहना चाहिए। फिर आपको एक कंपेयर करना चाहिए, ऐसा ही आप सीखोगे। कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि आपके माइंड में कुछ वैल्यूज है, क्रूड वैल्यू रेंज में, और फिर स्ट्रक्चर है, n+1 रूल का आइडिया है मल्टीप्लिसिटी का, एंड यू विल गेट दिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन विल शो कपलिंग बिटवीन द फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन बोथ ऑन द सेम कार्बन एंड दोज हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन। अभी हमने बोला है और रिपीट हुआ है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन रहता है, वो कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रम बहुत कॉम्प्लेक्स आता है। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि वो स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, याद रखिए। ओके, गॉट इट। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पर हमने देखा है। लेकिन बाकी जो हैलोजन एटम्स है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें स्प्लिटिंग नहीं होती है, क्योंकि उनका जो स्पिन वैल्यू है वो 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अल्कोहल के बारे में। लेट अस गो फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में देखिए, व्हाट वी से अबाउट अल्कोहल, तो देख लीजिए एक बार, और आप फिर इसके बारे में क्या सोचते हैं। यस, ऑल ऑफ यू सी अल्कोहल एंड इमेजिन व्हाट यू थिंक अबाउट अल्कोहल। जो अल्कोहल का OH है वो कहां पर दे रहा है पीक, देख लीजिए। यस, यस, can you tell, can you observe this? यस, ये अल्कोहल का जो H है ना, यही मैं क्यों आपको यहाँ पर पॉज करना चाहा, क्योंकि हमको आइडिया आ जाना
ये इतनी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, याद रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूज है ये। 0.5 to 5.0 ये रेंज में अल्कोहल का एच आता है, मीन्स हमको इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जो OH का प्रोटॉन है, जो OH का प्रोटॉन है, ये OH में प्रोटॉन है ना, ये OH का प्रोटॉन जो है उसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं। उसकी पोजीशन कहाँ होती है NMR में? बहुत वेरिएबल होती है, 0.5 to 5.0, यानी ये कहीं भी अपीयर हो सकता है, ठीक है। yes. और ये जो प्रोटॉन है कौन सा, ये इसकी बात हो रही है अभी, वो कहाँ पे आएगा? उसे कहते हैं अल्फा कार्बन का प्रोटॉन। वो कहाँ पे आएगा? क्या वो प्रोटॉन, वो कार्बन का प्रोटॉन जिसको OH अटैच्ड है, उसकी रेंज 3 से 4 के बीच में, देखिए मोटा मोटा याद रखिए, क्रूड वैल्यू, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन जो है ना, उसका प्रोटॉन डी शील्डेड है, ये वर्ड आया डी शील्डेड। इसका मीनिंग क्या है? यस, व्हाट इज द मीनिंग फॉर दैट? उसका मीनिंग क्या है बोलिए? उसका मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी शील्डेड? यस, ये हुआ नहीं हुआ हमारा गुफरान, शील्डिंग डी शील्डिंग हुआ नहीं हुआ? यस, yes, can you answer anyone? Shielding, de-shielding? Yes, Gufran, are you there, Mr. Gufran? Yes, yes, answer me. Yes, Taslima, what is shielding, de-shielding? Yes, Neha, Mr. Gufran, are you there? Yes, Mr. Gufran. Mr. Gufran. Yes, Simran. Do you know shielding? Yes, respond कीजिए. Respond नहीं करेंगे तो I will remove from the group. I am asking Gufran. Yes, Neha is there. Yes, Gufran. Mr. Tabish, are you there, Tabish? Yes, Tabish, are you there? Yes, sir. तस्लीमा, आप हो वहां पे? Yes, sir. Yes, Akshay, Mr. Akshay, are you there? Akshay. Yes, okay. Yes, Gufran, are you there, Gufran? Yes, Ejaz, are you there? Mr. Ejaz? Mr. Ejaz? Gufran, are you there? Mr. Gufran? तो ये लोग 4 ही लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ सी कपलिंग बिहेवियर। तो डी शील्डिंग किसे कहते हैं? डी शील्डेड की मीनिंग समझिए। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वीक है, तो आप उसको हिंदी में समझिए ना। शील्डेड, डी शील्डेड, हमारा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है। शील्डेड किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोटॉन जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड हो। इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड की मीनिंग क्या है? ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड, ये जो बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स, वो सब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का काम करते हैं। बस याद समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करते हैं। जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करते हैं। यस, all protons, all bonds which are whether pi bond or sigma bond, they act as a electron density। जब हम उस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है,
हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेता है बाय माइनस आई इफेक्ट। याद रखिए उसे कहते हैं डी शील्डिंग। ओके, डी शील्डिंग मीन्स उसने क्या किया, वहां का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दूर लेकर चला गया। दैट्स ऑल, फिनिश। ओके फाइन, दैट्स इट। लेकिन हमको एक बात याद रखना है कि कपलिंग बिहेवियर जो है ना, कि अल्फा प्रोटॉन जो है, अल्फा प्रोटॉन ये अल्कोहल के एच से कपल नहीं करता है, यूजुअली कपल नहीं करता है, याद रखना। ओके, सो यू गॉट इट। ओके, तो कपलिंग नहीं ऑब्जर्व होती है प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल में, तो टर्शियरी अल्कोहल में तो अल्फा प्रोटॉन नहीं होता है। तो ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड नो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है। द केमिकल शिफ्ट ऑफ OH हाइड्रोजन इज वेरिएबल, हमने देखा है वो चेंज होती है पोजीशन। अब बात हो रही है ये क्यों नहीं होता है कपल, तो उसका रीजन ये है, ये देखिए ये सेंटेंस हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द हाइड्रोजन usually not split by hydrogen of adjacent carbon, there is alpha carbon, because rapid exchange, ये देखिए क्या है, rapid exchange decouple this interaction। ये वर्ड्स के बहुत अच्छे मीनिंग है। कपलिंग तो होती है लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होती है। कपलिंग होती है लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होती है, या कपलिंग भी नहीं होती है। कपलिंग होकर फिर डिकपल हो जाता है। क्यों ऐसा, देखिए ये जो प्रोटॉन है ये OH का प्रोटॉन और H का प्रोटॉन, ये CH का, ये कपल क्यों नहीं होते हैं? कपल होते हैं वो, लेकिन क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी रहती है। अल्कोहल में जनरली रहती है इम्प्योरिटी, जितनी भी अल्कोहल्स होती है ना उसमें जनरली इम्प्योरिटीज होती है दूसरे अल्कोहल की, जैसे मिथेनॉल में इथेनॉल की, इथेनॉल में प्रोपेनॉल, ऐसा रहता है। तो वो अल्कोहल का प्रोटॉन क्या होता है, या समटाइम वाटर की इम्प्योरिटी होती है, समटाइम मिनरल एसिड की भी इम्प्योरिटी होती है। उस केस में क्या होता है, उस केस में ये जो प्रोटॉन है, ये मिनरल एसिड का प्रोटॉन या कोई भी इम्प्योरिटी का प्रोटॉन, हम क्या कहेंगे इम्प्योरिटीज, वाटर क्या भी हो सकता है प्रोटॉन, और मिनरल एसिड का हो सकता है। वो प्रोटॉन क्या करता है, ये OH को हटाकर उसकी प्लेस ले लेता है और H जो है इसकी प्लेस लेता है। यू सी दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन एक्सचेंज। ओके, इसके बारे में और एक टॉपिक आगे आएगा। प्रोटॉन एक्सचेंज समझ लो क्या है। जो भी कंपाउंड्स में प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, ओके, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन उनके तीन ही फंक्शनल ग्रुप्स है। या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अमाइन होगा, अमाइन, या फिर अल्कोहल होगा। तीन ही कंपाउंड्स है। कुछ में अमाइड्स भी बताते हैं, अमाइड्स में अमाइड भी मिला लीजिए, अमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको मालूम होना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में सब चीजें हैं फंक्शनल ग्रुप। आपको अगर नहीं समझता है तो बेसिक पढ़िए आप। अमाइड किसको कहते हैं, अमाइन किसको कहते हैं, अमाइड किसे कहते हैं, अमाइन किसे कहते हैं। ओके, अमाइड, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, और फिनॉल भी मिलाइए उसमें। ये 4-5 कंपाउंड्स में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या मतलब फिनॉल में तो कोई डिस्कशन ही नहीं, क्योंकि फिनॉल में अगर हम बात करते हैं OH प्रोटॉन की, तो वो OH प्रोटॉन को कोई एडजेसेंट कार्बन पर प्रोटॉन रहता ही नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करें। एक्सचेंजेबल कहाँ पर, ये 4 कंपाउंड्स में है, जिससे हम देखते हैं कि वो नेबरिंग अल्फा कार्बन के प्रोटॉन से कपल नहीं होता है। ये एक एग्जांपल है अल्कोहल की। ये डी के अगर देखते हैं आप, डी, तो डी के राइट में एक नेबर H है, दूसरे साइड में दूसरा H है, तो 2+1 होना चाहिए था। लेकिन डी जो है वो क्या करता है, वो डबलेट देता है सिर्फ। सी जो प्रोटॉन है, सी प्रोटॉन जो है, हाँ पहले सी को देखते हैं हम। यस, सी प्रोटॉन हमने रेंज किया कहा 0.5 to 5, तो ये देखो 5 इसके बीच में सी आ गया। हमने कहा कहीं भी आ सकता है, बहुत बड़ी रेंज है। अभी क्या दे रहा है, ट्रिपलेट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये यहाँ पर कपल हो रहा है। देखिए जनरली कपल नहीं होता है, यूजुअली ये कपल नहीं होता है, याद रखो। लेकिन 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 ये यहाँ पर कपल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोटॉन एक्सचेंजेबल नहीं हो रहा है। ओके, एक्सचेंजेबल नहीं है, प्योर कंपाउंड है, इसलिए एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो होगा क्या, तो होगा ये कि इस केस में हमें देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन है, ये OH का प्रोटॉन दैट कपल बाय n+1 रूल, n+1 रूल with the CH2, and that CH2 coupled with OH. Okay. Okay, fine, got it. ये CH2 क्या होगा, ये CH2 इससे भी कपल होगा और इससे भी कपल होगा, तो 2+1 मीन्स ट्रिपलेट, 3 लाइंस। तो ये देखिए D प्रोटॉन्स को 3 लाइंस मिल रही है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। सिमिलरली A और ये CH3 दोनों ये सेम है, तो ये क्या देंगे, ये डबलेट देंगे। तो ये देखो डबलेट आ गया। फाइन, गॉट इट, यस, राइट। सो इस तरह आप जिस तरह स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हो, तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट सीखा है हमने वो वहां पर प्रोड्यूस होना चाहिए। दैट इज द ओनली वे वी कैन लर्न द स्पेक्ट्रोस्कोपी। फाइन, यस। देखिए फिर एक्सचेंजेबल प्रोटॉन के बारे में हमें देखिए, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ये 2 मार्क के लिए नोट्स आता था एग्जाम में। अभी आपका एमसीक्यू कोई पैटर्न है, 2 मार्क्स के नोट्स आने के चांसेस कम है, तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सचेंजेबल प्रोटॉन किसे कहते हैं कि हमको अगर मालूम करना है कि सच में प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसा करते हैं, देखिए उसका प्रोग्राम। यानी अभी हमने कहा कि एक्सचेंज हो भी सकता है, प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं भी हो सकता है। अब हमको कंफर्म करना है कि प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमको कंफर्म करना है। तो उसका आइडिया क्या है, उसका आइडिया बहुत सिंपल है कि आप ड्यूटेरेटेड वाटर ले लीजिए, ड्यूटेरेटेड वाटर, और अल्कोहल ले लीजिए, और अल्कोहल के साथ में उसको रिएक्ट कीजिए। तो क्या होगा, ये एक H, ये एक D से, यानी H2O की जगह D2O एक्सचेंज हो गया और ये कंपाउंड बन गया। ये चलता रहेगा। ये इसका मीनिंग क्या है, मीन्स ये इधर कन्वर्ट होगा, ये वापस कन्वर्ट होगा। तो होगा क्या, देखिए ये पढ़ते हैं, देखिए एक्सचेंज इज प्रोमोटेड बाय इंक्रीज टेम्परेचर। यानी कि ये इसको रैपिड एक्सचेंज करना है अगर, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम तो रैपिड इंटरचेंज होगा, एक्सचेंज होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इम्प्यूरिटीज, हमने कहा HCl, H2SO4, और द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। हमने कहा ना अब इससे पहले आपको कि वाटर अगर रहा इम्प्यूरिटीज, या ऐसा छोटा अमाउंट ऑफ एसिड रहा, स्मॉल अमाउंट, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैपिड एक्सचेंज होगा, और OH का पीक क्या होगा, आपको सिंगलेट मिलेगा। यस, क्योंकि वो कपल होगा। लेकिन अगर अल्ट्रा प्योर अल्कोहल है, इफ अल्कोहल इज अल्ट्रा प्योर, अगर जैसे कि हमने ये देखा है अल्ट्रा प्योर है, अल्ट्रा प्योर, तो क्या होगा, एक्सचेंज की चांसेस 0 रहेंगे। ये देखो, इन अल्ट्रा प्योर अल्कोहल सैंपल ये कपलिंग ऑब्जर्व होती है। ये कपलिंग क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। ओके, यस, दिस कपलिंग इज ऑब्जर्व, याद रखिए। A freshly purified and distilled sample or a previously unopened commercial bottle may show this coupling. बहुत important sentence है। A freshly purified या डिस्टिल सैंपल, अगर अल्कोहल फ्रेशली प्यूरिफाइड है या डिस्टिल किया हुआ है, या अनओपन कमर्शियल बॉटल, यानी जो आप कमर्शियल प्रोटॉन हम अल्कोहल खरीदते हैं, वो उसको अगर आपने पैक्ड है, वो सील्ड है, और उसमें से अगर सैंपल निकालते हैं हम उसको सडन जस्ट एट द टाइम, तो वो आपको प्योर अल्कोहल रहेगा, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं रहेंगी। उस केस में आपको देखेंगे कि आप OH का जो प्रोटॉन है वो अल्फा कार्बन के प्रोटॉन से कपल होता है, और आपको ब्यूटीफुल कपलिंग मिलती है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ ऑब्जर्व किया, ये वाला।
ये प्योर था, ओके यस, इसलिए सी किससे कपल हुआ, ये नेबरिंग कार्बन के प्रोटॉन से, और आपको ट्रिपलेट मिला, ये ट्रिपलेट। फाइन, याद रखिए। ऑन द ओकेजन वन में यूज द रैपिड एक्सचेंज, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, आई विल रीड आउट एंड आई विल स्टॉप आफ्टर दिस। ओके, ऑन ओकेजन one may use the rapid exchange of an alcohol as a method for identifying the OH absorption. In this method, D2O is replaced in the NMR tube containing the alcohol solution. After sitting for a few minutes, the OH hydrogen is replaced by deuterium, causing it to disappear from the spectrum. देखिए, अगर हमको ये मालूम करना है कि OH की पीक कहाँ पर अपेयर हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये। हमने जो हाईलाइट किया है ना, ये 3 लाइन्स को समझिए आप। कि अगर आपको मालूम करना है कि अल्कोहल की OH की पीक कहाँ आ रही है, एग्जैक्ट पीक मालूम करना, क्योंकि रेंज लंबी है ना 0.5 टू 5.0, तो कैसा करते हैं उसमें ये करते हैं कि आप वो एक एनएमआर ट्यूब लीजिए, एनएमआर ट्यूब आती है, स्पेशल ट्यूब डिजाइन रहती है, उसमें आप आपका सैंपल डालिए प्योर अल्कोहल, और उसमें थोड़ा सा उसका स्पेक्ट्रम ले लीजिए, पहले यू टेक द स्पेक्ट्रम फर्स्ट, और आपको नहीं मालूम OH की पीक कहाँ आ रही है, अब उसमें थोड़ा सा D2O डाल दीजिए। D2O क्या करेगा, वो इससे रिएक्ट होगा और ऐसी रिएक्शन आएगी। अब ये जो प्रोटॉन था इसका पीक आ रहा था, समझो कुछ वैल्यूज थी 2.5 समझो, अब वो वहाँ की पीक डिसअपियर हो गई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसके प्लेस पे ड्यूटेरियम आ गया, जो कि NMR इनएक्टिव होता है, इसलिए उसकी पीक डिसअपियर हो गई। यस, ये बात है। दिस बाय दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट अल्कोहल का प्रोटॉन कहाँ पर था। दैट्स ऑल, फिनिश। इतने हमारे लिए स्पेशल था, ये तो हमने डिस्कशन किया है। ये वाला ईथर्स के बारे में बात करते हैं, तो ईथर्स के बारे में कुछ खास नहीं है। ईथर में ऑक्सीजन इज द फंक्शनल ग्रुप, और उस ऑक्सीजन के वो जो अटैच्ड अल्फा कार्बन है, उसका जो प्रोटॉन है, उसकी रेंज 3 से 4 याद रख लीजिए बस, या मोटी मोटी बात याद रखिए, ऐसा प्रोटॉन का कार्बन, ऐसे कार्बन का प्रोटॉन जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसकी रेंज 3 से 4 होती है बस, ये 4.5 कर दीजिए। आई विल रिपीट, ऐसे प्रोटॉन्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन को अटैच होता है, जिस पर प्रोटॉन्स है, जैसे कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसकी वैल्यू 3 से 4.5 के बीच में आती है, 3.3 टू 4.5, ये याद रखिए, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, ये CH2 और ये CH3 ऑक्सीजन को अटैच्ड है, इसलिए उनकी वैल्यू 3 के ऊपर जाती है, बस याद रखिए। फाइन, बहुत आसान है। अमाइंस के बारे में बात करते हैं। देखो, अमाइंस में अल्कोहल्स में कोई फर्क नहीं है, 0.5 टू 4.0 ppm इसकी वैल्यू है ना, देख लीजिए, 0.5 टू 4.4 इसकी ppm वैल्यू है। जिस तरह के बिल्कुल हमने OH के देखा उसी तरह, और ये एक्सचेंजेबल है, ये जो है ना एक्सचेंजेबल है, हमने कहा आपको देखेंगे हम आगे। अगर एरोमेटिक अमाइन है तो उसकी रेंज भी वही रहती है, इसकी रेंज में गिरता है करना, तो याद रखिए आप, ठीक है। तो अमाइंस के बारे में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, NH2 की पीक इतने रेंज में आती है जितने कि अल्कोहल की आती है। कपलिंग के बारे में देखिए, अब इसमें 1J कपलिंग आ गया है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग। 1J कपलिंग की मीनिंग क्या है, कि हाइड्रोजन जो जिस नाइट्रोजन को कनेक्टेड है ना, डायरेक्ट कपल होता है, इसलिए उसे 1J कपलिंग कहते हैं। 1J कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन द नाइट्रोजन एंड डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन। जनरली ये ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन जब नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज 7 and 14, तो लेकिन ये कपलिंग ऑब्जर्व होती है बाय क्वाड्रपल ब्रॉडनिंग। ये क्वाड्रपल ब्रॉडनिंग जो है बाय नाइट्रोजन और बाय प्रोटॉन एक्सचेंज, एक क्वाड्रपल ब्रॉडनिंग जो आइडिया है, बस इतना वर्ड याद रखिए, क्वाड्रपल ब्रॉडनिंग। क्वाड्र मीन 4, 4 पोल्स जनरेट होते हैं नाइट्रोजन के। मैकेनिज्म हमको नहीं है स्टडी के लिए, हमको एप्लीकेशन है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो ड्यू टू क्वाड्रपल ब्रॉडनिंग, याद रखिए MCQ आता है ये, कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कपल होता है,
और वो 1J कपलिंग का वैल्यू 50, लेकिन ये बहुत रेयर होती है, अनकॉमन होती है ऐसे। ये तो सब नॉर्मल कपलिंग है, ये नहीं बताएंगा, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिया हमने, कहा कि NH2 का पीक कहाँ आता है, ये ABC C प्रोटॉन्स, ये देखिए ये ब्रॉड आता है, ब्रॉड, हाँ यस याद रखिए, ये जिस तरह का स्पीड ब्रेकर रहता है ना रोड पे, उस तरह रहता है ये, कैसे याद रखिए, लाइक स्पीड ब्रेकर NH2 की पीक आती है हमारे स्पेक्ट्रम, इस तरह याद रखिए, ठीक है ठीक है। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है ये, NH एब्जॉर्प्शन का जो लोकेशन है वो रिलायबल नहीं है, ओके, आइडेंटिफिकेशन अमाइन, इसलिए बेस्ट भी क्या है उसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये मालूम करते हैं। अब इसमें बात होंगी एक्सचेंज की, तो देखिए D2 एक्सचेंज सेम टू लाइक अल्कोहल, अगर हमको मालूम करना है कि अमाइन की पीक कहाँ पे आ रही है, अगर हमको ये मालूम करना है अमाइन की पीक कहाँ पे आ रही है, तो आप उसको ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कीजिए सेम मेथड से, जैसे हमने इससे पहले देखा है NMR ट्यूब में लेकर के। पहले अमाइन का स्पेक्ट्रम मालूम कर लीजिए, बाद में D2 डालिए, तो आप देखोगे कि ड्यूटेरियम उसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और वो पीक भी डिसअपियर हो जाती है। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। यू गॉट इट ऑल ऑफ यू, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ठीक है फाइन। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, वो है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का भी इतना कुछ खास नहीं है, ये IR से ही मालूम करते हैं इसको। ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है ना, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है, इसकी रेंज जो है IR में अराउंड 2200 टू 2300 तक जाती है IR फ्रीक्वेंसी। उसके बेसिस पर, क्योंकि अब ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ओवरलैप हो रही है ना अल्केन अल्कीन्स पर, इसलिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये IR से मालूम करते हैं, ठीक है यस। देखिए फिर अल्डिहाइड, हाँ ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अल्डिहाइड, तो हम ये रोकते हैं अल्डिहाइड का, हम वी विल स्टार्ट दिस, डिस्कस दिस टुमारो, टुमारो सेम टाइम रखते हैं, चलेगा सबको, फाइन। Yes, sir. हाँ, तो देखिए तुम लोगों को मैं रिपीट